गुड इवनिंग माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल के माध्यम से 9th क्लास के साइंस और मैथ्स के मेरे वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आज एक बार फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूं साइंस के अंदर, खास करके केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कह लीजिए या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक अच्छी खासी लंबी सीरीज बना के आपके साथ शेयर करूंगा। सीरीज का मतलब ये कि एक वीडियो से काम नहीं चलने वाला, ये सिलसिला है जो एक बार शुरू हो चुका है और जल्दी नहीं थमेगा क्योंकि लंबा चलेगा। सवाल आता है, सर ऐसा कौन सा चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसको आप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो? इससे पहले के चैप्टर्स क्या आप कंप्लीट करा चुके हो जो आप एक ऐसे चैप्टर की बात कर रहे हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों कि क्लास 9th की केमिस्ट्री के सिलेबस में कुल मिलाकर 4 यूनिट्स है, जिसमें सबसे पहली यूनिट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत अच्छे से मेरे चैनल पे अच्छी खासी प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा सिलेबस पहले चैप्टर का कंप्लीट कराया गया है, देखना ना भूले। केमिस्ट्री क्लास 9th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका भी बहुत अच्छा खासा पूरी प्लेलिस्ट तैयार करके मैंने वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 4 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेरी क्या आदत है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि शुरू से जब भी मैंने केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर पढ़ाए हैं ना, हमेशा इनको मिक्स करके पढ़ाया है क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। तो मैं जितनी भी बातें आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाते समय ये जरूर बताऊंगा कि ये टॉपिक कौन सी यूनिट का है, लेकिन मैं बीच बीच में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अरे एटम शब्द तो कॉमन आ ही गया ना। चैप्टर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, मतलब कि कहने का ये कि दोनों चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाने वाली जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है और वो एटम की दुनिया के बारे में बात कर रही है और एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है। सवाल आता है, सर एटम के बारे में तो आप पहले भी बहुत अच्छा बता चुके हो, मॉलिक्यूल्स का भी आपने जिक्र किया है, एलिमेंट्स का आपने जिक्र किया है, प्योर सब्सटेंस का आपने जिक्र किया है। एक बच्चे ने पूछ ही डाला कहां जिक्र किया है, तो मैं बता दूं कि ये सब कुछ इससे पहले जो केमिस्ट्री के मैंने आप लोगों के साथ यूनिट्स शेयर किए हैं उन्हें देखना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ दैट बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग आज का लेक्चर और आज से आने वाले लगातार लेक्चर्स, वो बहुत जरूरी है कि आपने इससे पहले की केमिस्ट्री कवर करके रखी हो और खास करके अगर मेरे वीडियो लेक्चर से कवर करी है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और खत्म करूंगा सीधा चैप्टर नंबर 4 तक, यानी लंबा चलने वाला है सिलसिला। जी हाँ, ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और यूट्यूब पे चैनल पे मेरी तरफ से क्लास 9th की केमिस्ट्री के सिलेबस का खात्मा हो जाएगा। आप जब चाहे जैसे चाहे केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हैं चैनल पे आके। तो चलिए हमारा चैप्टर नंबर 3 मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं शुरुआत, यहां मैं लिख रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआत ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, शुरुआत ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, यानी मैं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट भाग की शुरुआत कर रहा हूं। शुरुआत ऑफ केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, यानी ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और चैप्टर नंबर 4 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 4 का नाम है
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम किस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो इंट्रोडक्टरी बातें हैं। तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर इज पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर, यानी आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। किस चैप्टर का? ऑब्वियसली बात है, पहले मैं बात करूंगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, जो कि शुरुआत हो चुकी है ऑफ केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट भाग की, और जिस भाग की हमने शुरुआत कर दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा चलने वाला एक सिलसिला है। तो चलिए, इंट्रोडक्टरी बातें क्या है सुनो। सुनने वाली बातें हैं, किताब खोल के चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन सुनने से ज्यादा समझने पे भी ज्यादा फोकस करना है। तो आप सब जानते हो कि केमिस्ट्री की दुनिया में मैटर क्या होता है, यह पढ़ाया जा चुका है। Every matter is made up of small tiny particles called as atom, ये भी बताया जा चुका है। अब सवाल ये आता है कि सर, जब दुनिया को ये पता लग ही गया कि जितना भी मैटर, चाहे वो सॉलिड मैटर हो, चाहे वो लिक्विड मैटर हो, चाहे वो गैसियस मैटर हो, अगर वो मैटर एक बहुत ही छोटा कण, जिसे परमाणु भी कहा गया है, बहुत ही छोटा पार्टिकल जिसे एटम भी कहा गया है, उससे बना है, तो क्या दुनिया ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि अगर हर मैटर एटम से बना है तो ये एटम आपस में जुड़ कैसे रहा है, ये एटम आपस में कंबाइन कैसे कर रहा है, और अगर एटम आपस में कंबाइन कर रहा है तो क्या एटम हमेशा अकेला ही पाया जाएगा? क्या एटम किसी दूसरे एटम के साथ दोस्ती नहीं कर सकता? एक बच्चा बोला, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? वेरी सिंपल, याद करिए, जब मैंने आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ाया था, तब हमने एलिमेंट्स का जिक्र किया था कि एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं मेटल्स और एक जिन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स। हर एलिमेंट का केमिस्ट्री की दुनिया में एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, और हर एलिमेंट किसी ना किसी एटम की एक पहचान होता है, यानी एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ यूनिक एटम, जो उस एलिमेंट की पहचान है। सो कार्बन के एटम्स कार्बन की ही पहचान देंगे, ऑक्सीजन के एटम्स ऑक्सीजन की ही पहचान देंगे। अब सवाल यह आता है कि सर, आप इस बात को गारंटी से कैसे कह सकते हो कि जिस एटम की आप बात कर रहे हो वो एटम आपको वैसा ही मिलेगा जैसा वो हमें दिख रहा है? बिल्कुल सही, कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये कि एटम आपको केमिस्ट्री की दुनिया में दो तरीके से मिल सकता है, या तो वो एटम आपको अकेला मिलेगा, या फिर वो एटम आपको किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। मतलब एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, फ्यू एलिमेंट्स जिनके सिंबल, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिनके सिंबल हमें पता होने चाहिए। यानी केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी किसी एलिमेंट के बारे में पढ़ा जाता है तो हर एलिमेंट के कुछ स्पेसिफिक सिंबल होते हैं, और वो सिंबल एटम के ही सिंबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा आयरन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Fe। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है C। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है H। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है C। ठीक उसी प्रकार वी कैन राइट सोडियम जिसका सिंबल बनेगा Na। ठीक उसी प्रकार वी कैन राइट कॉपर जिसका सिंबल बनेगा Cu, और ये सिलसिला चलता जाएगा। मतलब ये साफ साफ है कि जब भी हम केमिस्ट्री की दुनिया में किसी एलिमेंट का जिक्र करेंगे तो उस एलिमेंट को पहचानने के लिए उस एलिमेंट के एटम्स का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है केमिस्ट्री में, जिसकी मदद से उस एलिमेंट को पहचाना जाता है। अब सवाल ये आता है, सर, केमिस्ट्री की दुनिया के सामने या केमिस्ट्री पढ़ने वाले वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये एलिमेंट्स ऐसे ही मिलते हैं? सच्चाई ये है कि नहीं, एलिमेंट्स बहुत कम अकेले मिलेंगे। अकेले मिलना मतलब फ्री स्टेट, मतलब एलिमेंट्स को अगर आप कहीं ढूंढने निकलो तो ऐसा नहीं कि वो आपको कहीं पड़े मिल जाएंगे। एलिमेंट्स भैया केमिस्ट्री की दुनिया का हिस्सा है, वो किसी के साथ भी कैसे भी चाहें कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि किसी के साथ भी कैसे भी चाहें कंबाइन कर सकते हैं। कोई अपनी मनमर्जी चला रखी है क्या? नहीं, आपस में कंबाइन करने, केमिस्ट्री की दुनिया में आपस में कंबाइन करने के कुछ लॉज हैं। मतलब कि ये
कि जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो एलिमेंट की दोस्ती जब एलिमेंट से होती है तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इस एटम का एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, और जैसे ही एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो एटम और एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल। और कभी कभी हम ये भी मानते हैं कि एक एटम प्लस दूसरा एटम प्लस तीसरा एटम प्लस कई सारे एटम मिलकर बनाते हैं कंपाउंड। तो बहुत सारे बच्चों को ये बातें समझ नहीं आती हैं। आज के बाद आप केमिस्ट्री की दुनिया में आदत डाल लीजिए ये शब्द सुनने की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ये आप आदत डाल लीजिए सुनने की। एलिमेंट्स बनते हैं एटम से, या एलिमेंट्स की पहचान एटम इनकी पहचान होती है, एटम उनकी पहचान है। एलिमेंट्स की पहचान एटम है और मॉलिक्यूल्स की पहचान वो एटम है, वो एटम है जो आपस में जुड़ते हैं, वो एटम है जो आपस में कंबाइन करते हैं, वो एटम है जो आपस में कंबाइन करते हैं। और कंपाउंड की पहचान में हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स या फिर वो एटम्स, हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, जो आपस में कंबाइन करते हैं। एक बच्चा बोला मैं ये चीज समझना चाहता हूं थोड़ा डिटेल में। अच्छा, डिटेल में फॉर एग्जांपल कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। एक बच्चा कहता है आपको कैसे पता ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि केमिस्ट्री की दुनिया में हर एलिमेंट के एटम का एक सिंबल होता है। सो कार्बन एलिमेंट के एटम का सिंबल C है। ऑक्सीजन तो मैंने यहां लिखा ही नहीं, चलो भाई लिख देते हैं, ऑक्सीजन तो मैं लिखना ही भूल गया। ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम का सिंबल O है। सो एक ऑक्सीजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो O2 बनाता है। अब O2 एटम और एटम से मिलकर बना है, और एटम और एटम से मिलकर जो बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब ये बातें अभी तो फिलहाल छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता रहा हूं, लेकिन जिस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूं उस डायरेक्शन को ले जाने के लिए बातें बताना बहुत जरूरी है। एक बच्चा कहता है किस डायरेक्शन में, कहां ले जा रहे हो आप, क्या टॉपिक समझा रहे हो? हमें टॉपिक चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही, यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के टॉपिक की शुरुआत करिए। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में अगर मैं कोई टॉपिक खत्म कर दूंगा ना तो वो टॉपिक यही है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि केमिस्ट्री की दुनिया में अगर एलिमेंट्स आपस में दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं तो यार किस बेसिस पे कंबाइन करते हैं, और अगर कंबाइन करके कुछ बनाते हैं तो वो जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया जो कंबाइन करते हैं उन्हें हम एटम कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं। जब वो कंबाइन करके कुछ नया बनाते हैं तो बनने वाले केमिकल कंपाउंड को या बनने वाले उस केमिकल सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। एक बच्चे ने पूछ लिया कि अगर कार्बन का ये एटम है, अगर ये कार्बन का एटम है तो एटम ने दोस्ती करी मॉलिक्यूल के साथ और क्या बनाया? कार्बन ने दोस्ती करी मॉलिक्यूल के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना। एक बच्चे ने कहा आप इसे कंपाउंड क्यों नहीं कह सकते, आप मॉलिक्यूल ही क्यों कह रहे हो? देखो, कहने को तो इसे कंपाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत ज्यादा फर्क ना होते हुए भी, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत ज्यादा फर्क ना होते हुए भी छोटे छोटे फर्क तो हैं। वो क्या है वो आप धीरे धीरे सीखोगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया तो सब जगह वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं
जिन्हें हम मॉलिक्यूल भी मानते हैं और कंपाउंड भी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, इसे कंपाउंड भी कहा जाता है, इसे मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन करके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी बच्चे ने तो ये भी पूछ डाला, आपको कैसे पता कि इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है, आपको कैसे पता कि उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यार मैं कोई पैदाइशी बहुत बड़ा केमिस्ट तो हूं नहीं, या केमिस्ट्री पढ़ने वाला वैज्ञानिक तो हूं नहीं। जो चीजें आज आपको मैं सिखा रहा हूं, ये चीजें मैंने भी तो सीखी होंगी, मैंने भी तो ये सब चीजों को समय लेते लेते जाना होगा। तो आप ये मत सोचो कि आप आज ही सब कुछ जान जाओगे, हाँ, लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी जरूर जाग रही है। और यही मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको 4 चीजें बताऊं ना, आपके मन में 40 चीजों को जानने की इच्छा जागे। लेकिन मुझसे आप 40 इच्छाओं को अभी पूरा करने के लिए आप मत कहना, क्योंकि मेरा एक तरीका है, मैं आपको चीजें सब सिखाऊंगा, आपके मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन हर चीज का जवाब स्टेप बाय स्टेप दूंगा। एक ही दिन अगर सब कुछ बता दूं तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगी, और ये गलती मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये गलती बहुत सारे टीचर्स या कोई टीचर या कुछ भी कहीं पे भी ये गलती अगर कर देते हैं तो बेचारे बच्चे सफर करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट होने के बाद सिर्फ मेरी किसी गलती की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग सफर करे, ये मैं नहीं चाहता। तो मेरा एक तरीका है, थोड़ा पेशेंस से कराऊंगा, लेकिन पक्का कराऊंगा, लाइफ टाइम फिक्स कराऊंगा। ऐसा कराऊंगा कि खुद तो पढ़ोगे, 4 लोगों को बैठा के पढ़ाओगे। को कमिंग बैक टू द टॉपिक जो मैं कह रहा था कि कैसे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। अब इन सारी बातों को ध्यान पे रखते हुए केमिस्ट्री की दुनिया में सिलसिला शुरू हो चुका था 18th सेंचुरी में। जी हाँ, ये सिलसिला 18th सेंचुरी के आसपास शुरू हो चुका था, जब मॉडर्न मैन ने, यानी जब आप ये कह लीजिए कि जो वैज्ञानिक थे, जो उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बड़े बड़े एफर्ट्स लगाने शुरू करे, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे। और उन्हीं बड़े बड़े वैज्ञानिकों में से एंटनी लेवॉइजर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक लॉ दे दिया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, यानी केमिस्ट्री में एटम्स के कंबाइन करने का एक स्पेसिफिक कानून। तो उन्होंने पहला लॉ दिया। एक्चुअली में केमिस्ट्री की दुनिया में कॉम्बिनेशन के बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन हम 9th क्लास में सारे लॉज नहीं पढ़ते। In 9th class, we study mainly 2 major laws of chemical combination. आइए बोर्ड पे आपके लिए मैं लिखता हूं that what are the 2 major laws of chemical combination that we need to study. So laws of chemical combination जो हमें समझने हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाला, अगर कोई हमारा टॉपिक नंबर 1 है, यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है, तो टॉपिक नंबर 1 का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जी हां, इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पहले टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के इस टॉपिक में 2 लॉज हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहला, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला लॉ है जो आपको अपने दिमाग में बिठाना है और उसके बाद ही आगे बढ़ जाना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही आपने सुना, अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सवाल आता है, सर ये कौन सा लॉ किसने दिया? अच्छी बात है, सुनो मैं बताता हूं। ये लॉ दिया एंटनी लेवॉइजर नाम के वैज्ञानिक ने। एंटनी लेवॉइजर नाम के वैज्ञानिक ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1774 में दिया, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। ये वाला जो लॉ है, ये एक वैज्ञानिक ने दिया जिनका नाम है जेएल प्राउस, और इन्होंने 1799 के आसपास दिया। इस साल के आसपास इन्होंने लॉ दिया। अब ये लॉ और ये लॉ सिर्फ काफी नहीं है केमिस्ट्री की दुनिया में। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि केमिस्ट्री की दुनिया में इन 2 लॉज के अलावा और भी लॉज है? हाँ बच्चों, 9th क्लास के बच्चों को ये बात मैं बताने से हेजिटेट नहीं करूंगा कि इन 2 लॉज के अलावा और भी लॉज हैं जिन्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। बट
इन 9th क्लास वी स्टडी 2 मेजर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए ये क्या कहता है, आई रिपीट माय सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो आप सुनना। ये लॉ कहता है कि जब भी कुछ एटम्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब भी कुछ एटम्स आपस में कंबाइन करके कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया बनाते हैं। जब भी कुछ एटम्स आपस में कंबाइन करके कुछ नया बनाते हैं तब उनका मास कंजर्व्ड रहता है, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यानी अचानक से ना तो कोई वजन बन जाएगा ना ही वो अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक बच्चा कहता है मैं कुछ समझा नहीं, भाई नहीं समझे, आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल चाय बनाने की बात करते हैं। चाय जब आप बनाते हो, एक कप चाय बनाने के लिए क्या कभी कोई 1 कप दूध और 1 कप पानी लेता है? नहीं, क्योंकि अगर आपने 1 कप दूध और 1 कप पानी लिया तो आपको 2 कप चाय मिलेगी। एक बच्चा कहता है ऐसे कैसे, पानी और दूध हवा में उड़ेगा नहीं क्या? हवा में उड़ेगा, लेकिन जादू से गायब तो नहीं हो जाएगा कि पूरा ही पानी उड़ा दोगे, तो चाय कहां से बनाओगे? इसका मतलब कि तुम जितना पानी चाय बनाने के लिए ले रहे हो उतना पानी तुम्हें प्राप्त होगा, और जो नहीं प्राप्त हुआ वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो वेपर की फॉर्म में लॉस हुआ है। तो क्रिएट अचानक से हो नहीं जाएगा और डिस्ट्रॉय भी अचानक से नहीं हो जाएगा। पता चला कि तुमने आधा कप पानी लिया और 3 कप चाय बन गई, क्यों रे, जादू मंत्र चल रहा है क्या? ऐसा भी कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये पता चला, कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पर जब इसे हम हीट करते हैं तो इसे हीट करने पर हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब एंटनी लेवॉइजर ने अपनी बात दुनिया के सामने रखी तो उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए एक नहीं बहुत सारे सबूत दिए, और बहुत सारे सबूतों में से एक सबूत दिए था। उन्होंने कहा कि जब मैंने 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो मुझे 56 ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड मिला और 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इसको और इसको ऐड करने पर वापस से 100 ग्राम मिलता है, which means that mass can neither be created, mass can neither be destroyed. Total mass on the left hand side of a chemical reaction, ये एक केमिकल रिएक्शन, हमेशा याद रखना कि केमिस्ट्री में 2 चीजें कंबाइन करके अगर कुछ नया बना रही हैं तो जो चीजें कंबाइन करती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो चीज बनती है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। कई बार चीजें कंबाइन होने की बजाय चीजें टूटती हैं, जैसे कि यहां कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके बनाता है पानी। So 2H2 plus O2 forms 2H2O। ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्लास 9 के बच्चे ने पूछ ही डाला। एक बच्चे को बहुत क्यूरियोसिटी थी, उसका मन कर रहा था कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है। आपको ये इक्वेशन कैसे आई, आपने क्यों लिखा H2 के बदल में 2, सब सीख जाओगे। इसे कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हम 9th क्लास में तो नहीं सीखते, लेकिन आपको इसके बारे में इतना जरूर पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाले केमिकल सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट कहा जाता है और उनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे यहां पे इससे ये 2 चीजें बनी हैं तो ये रिएक्टेंट तो है, लेकिन ये अकेला रिएक्टेंट है। जो टूटा और टूटकर उसने ये 2 चीजें बनाई तो ये 2 प्रोडक्ट है। खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मुद्दे की बात है वो मैंने आपको समझा दी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी एटम के कॉम्बिनेशन के दौरान या जो भी कभी कोई नई चीज बनती है, उस नई चीज में जो चीज उसे बनाती है उसका मास उसमें शामिल होता है। अचानक
अचानक से उसका मास ना तो बढ़ जाएगा और अचानक से ना तो उसका मास घट जाएगा। यह चीज बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। अच्छा, अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करना। यहां पे मैंने लिखा है H2O। H2O किसका फॉर्मूला है? दोबारा लिख रहा हूं, H2O पानी का फॉर्मूला है, पानी का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन के 2 एटम शामिल हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम शामिल हैं। और यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम शामिल है, यहां पे ऑक्सीजन का 1 एटम शामिल है। एक बच्चा कहता है तो अगर मैं हाइड्रोजन के आपको ज्यादा आइटम दे दूंगा तो क्या पता ज्यादा पानी बन जाए? आंसर है नहीं। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब ये कि अगर मैं एक डब्बे में हाइड्रोजन का 1 एटम लूं, हाइड्रोजन का 2 एटम लूं, हाइड्रोजन के 3 लूं, हाइड्रोजन के 4 लूं, हाइड्रोजन के 5 लूं, हाइड्रोजन के 6 लूं, हाइड्रोजन के 7 लूं और ऑक्सीजन का 1 एटम ये, ऑक्सीजन का 1 एटम ये, आपको क्या लगता है कि इस डब्बे में हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो कितना पानी बन जाएगा? एक बच्चे ने एक्साइटमेंट में जवाब दे दिया बहुत सारा पानी बनेगा। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे बहुत सारा हाइड्रोजन है। अबे तो क्या हुआ? पानी बनाने के लिए 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, चाहे आप 2000 हाइड्रोजन ले लो, 2 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पानी। एक बच्चा कहता है तो ठीक है सर 2000 हाइड्रोजन लोगे तो पानी ज्यादा बनेगा ना। अरे लेकिन उस पानी में हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए। हाँ तो ऑक्सीजन भी ले लेना। हाँ अगर आप ऑक्सीजन ले लोगे तो पानी ज्यादा बन जाएगा। मतलब क्या है? मतलब मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि केमिस्ट्री की दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है तो उसको बनाने में शामिल होने वाले एटम्स का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है कि भाई ये हिस्सा इसका इतना, ये हिस्सा इसका इतना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, थे और रहेंगे। ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, होता था और हमेशा रहेगा। चाहे आप बारिश का पानी लो या अपने घर में किसी नलके का पानी लो या गटर का पानी लो या समुद्र का पानी लो या आपकी आंखों से टपकने वाले आंसुओं का पानी लो या जहां का मर्जी पानी लो। पानी मींस पानी, वाटर मींस वाटर एंड वाटर मींस H2O। आप दुनिया में कहीं से भी पानी ले आओ, चाहे उसमें 1000 गंदगी हो, लेकिन जब बात सिर्फ पानी की होगी तो पता चलेगा कि उस पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यानी इसने और इसने मिलकर इसके साथ, या इसको छोड़ो मैं इसकी बात करता हूं, अरे भाई तुम साइड हो जाओ, तुम साइड हो जाओ। इसने और इसने मिलकर इसके साथ बना लिया पहला पानी H2O। इसने और इसने इसके साथ मिलकर बना लिया दूसरा पानी। अब बताओ, बेकार बेकार, ये भी बेकार। क्या फायदा हुआ ज्यादा हाइड्रोजन लेने का? दिस मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन द एटम्स which combine, I repeat my sentence, the atoms which combine to form a molecule, to form a molecule or compound, to form a molecule or compound always combined in a fixed ratio, always combined is a fixed ratio, या मुझे कहना चाहिए fixed proportion by mass, यानी उनके मास का एक स्पेसिफिक रेशो होता है। सर जैसे कि H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम का हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का होता है, सो 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम के। एक बच्चा बोला आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? अरे आपको भी पता चल जाएगा, घबराओ मत, सब सीख जाओगे। और पानी में मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है, तो 2 ग्राम बटा 16 ग्राम, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो कम्स आउट टू बी 1:8। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों,
मैं कहता हूं अच्छे से घूरो, मैं कहता हूं अच्छे से देखो, फिर मैं कहता हूं अच्छे से समझो, फिर मैं कहता हूं पूरे से जानो, फिर भी आए मन में कोई सवाल तो मचा देना बवाल। एक बेसिक चीज की शुरुआत करी है, ये मत सोच लेना कि आज आपको सारी केमिस्ट्री आ गई। अरे ये पहला वीडियो लेक्चर है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। मैंने तो सिर्फ चिंगारी लगाई है किस चीज की, कॉन्सेप्ट्स को जानने की इच्छा की। आज से केमिस्ट्री के प्रति मन में जो मोहब्बत और जो क्यूरोसिटी जागेगी ना, वो शायद आज से पहले कभी नहीं जागी होगी। और अगर मैं आपके दिल में केमिस्ट्री के प्रति और जानने की और सीखने की और समझने की इच्छा को जगाने में कामयाब हो पाया हूं तो समझो मेरा टारगेट अचीव हो गया। यही मैं चाहता था कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई चीज पढ़ाऊं तो बताऊं एक, लेकिन उनका मन करे पूछने का अनेक। जब आपके मन में बातों को पूछने का मन करता है ज्यादा तो समझो टीचर का पढ़ाने का मकसद हुआ पूरा इरादा, मतलब कि पूरा हुआ इरादा कि मेरा मकसद एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सो पहली चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरी चीज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास, यानी मास का रेशो। वाटर का एग्जांपल दिया यार, कार्बन डाइऑक्साइड बना था यहां पे, मैंने आपको बना के दिखाया था, अभी गायब हो गया। ये देखो यहां दिखाता हूं, C+O2 बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास, तो दो का कितना होगा 32 हो जाएगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पे कार्बन बटा ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 12:32। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काटना चाहो काट लो, 2 6 जा, 2 16 जा, और 2 3 जा, और 2 8 जा, तो C/O comes out to be 3:8 बाय मास। एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं कि घूरो, फिर मैं कहता हूं कि देखो, फिर मैं कहता हूं कि समझो, फिर मैं कहता हूं कि जानो, फिर मैं कहता हूं कि पहचानो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट पे अटेंशन। कि केमिस्ट्री की दुनिया में जब चीजों को आपस में कंबाइन करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब केमिस्ट्री की दुनिया ने सबसे पहले लोगों को क्या समझाना चाहा। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई दुनिया को समझाने की कोशिश में पहल हुई तो उसे कहा गया द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दुनिया को अभी तक सिर्फ यही पता था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। अभी तक दुनिया ये जानना चाह रही थी कि इफ मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम देन वी वांट टू नो दैट हाउ डज एटम कंबाइन, and if so atom combines then we want to know what does it form, and if so it forms something then whatever it forms how has it been possible, कैसे, और अगर ये हो रहा है तो साबित करो। सो केमिकल कॉम्बिनेशन को केवल 2 लॉज से ही एक्सप्लेन नहीं किया गया है। 9th क्लास में 2 लॉज हैं, भविष्य में 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप इससे कई ज्यादा लॉज पढ़ते हो, लेकिन 9th क्लास में ये 2 लॉज ही सबसे ज्यादा काम आते हैं, जिससे कि चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। अब 1799 के बाद 1801 में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक दुनिया के सामने आए। किसी ने सोचा भी नहीं था एक आदमी जो इंग्लैंड के स्कूल में टीचर था, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक के रूप में दुनिया के सामने आएगा और कुछ ऐसा कारनामा कर जाएगा जिससे कि उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डाल्टन की। डाल्टन एक बहुत बड़े केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे जो कि इंग्लैंड में स्कूल के टीचर हुआ करते थे, जो कि स्कूल में पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने लगातार अपने परिश्रम से, लगातार अपनी रिसर्च से जो बातें दुनिया के सामने रखी, उसने केमिस्ट्री की काया को पलट दिया और दुनिया के सामने एक नए केमिस्ट्री के युग को जन्म दिया। क्या कहा डाल्टन ने और क्या उनकी थ्योरी थी, एटम्स के बारे में उनका क्या कहना था, वो है हमारा अगले वीडियो लेक्चर का अगला टॉपिक। मतलब आज का वीडियो लेक्चर खत्म,
पता भी नहीं चला होगा, देखा। और अभी मन कर रहा है और जानने का। अगर मैं अभी 1 घंटा और पढ़ा दूं तो आप शायद मुझे सुन लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। आप बेफिक्र रहो, थोड़ा सा कराऊंगा, आपको इंतजार है, मेरा वादा। मत करना समय बेकार। लौट के आऊंगा वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं शुरू कराऊंगा नया टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कि भाई डाल्टन आपने एटम के बारे में क्या कहा। बस तब तक आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। और हाँ, अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो यार इतना करना तो बनता है। एक टीचर आपसे अगर ये सब कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, और वजह एक यही है कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को किया जाता है आसान, बिना हुए जरा भी परेशान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों।